अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू AAR फार्मेसी लेक्चर्स। हम लोगों ने मेडिसिनल केमिस्ट्री में एंटीबायोटिक्स स्टार्ट किए थे। उसमें नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है पेनिसिलिन। तो 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो है पेनिसिलिन को आइसोलेट किया था पेनिसिलियम नोटेटम फंगस से, और 1941 में वर्ल्ड वार 2 के अंदर बेंजाइल पेनिसिलिन यूज़ की गई थी मुख्तलिफ पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए, जिनमें स्ट्रेप्टोकोकल, गोनोकोकल या जो है ट्रिपोनेमल इन्फेक्शंस हो रहे थे उस वक्त। पेनिसिलिन जी हमारे पास जो नेचुरल पेनिसिलिन है वो अभी तक काफ़ी इन्फेक्शंस के लिए ड्रग ऑफ चॉइस है, लाइक थ्रोट इन्फेक्शन, मेनिंजाइटिस, साइफिलिस और कुछ जो है एंडोकार्डाइटिस की टाइप्स में यूज़ की जाती है पेनिसिलिन जी। पेनिसिलिन जो है ऐसी एंटीबायोटिक है जो पेनिसिलियम मोल्ड्स से मिलती है। प्रिंसिपली इसका जो मेन हमारे पास सोर्स है वो पेनिसिलियम क्राइसोजेनम या पेनिसिलियम रूबेंस है। पेनिसिलिन जो है ना वो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली एंटीबायोटिक्स है, और पीडियाट्रिक पॉपुलेशंस में भी जो है ना ये बहुत कॉमनली यूज़ होती है। और इसको 4 डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया गया है। सबसे पहला नेचुरल पेनिसिलिन्स, दूसरा हमारे पास आ जाता है पेनिसिलिन एज स्टेबल पेनिसिलिन्स, थर्ड अमाइनो पेनिसिलिन, फोर्थ जो है एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन। ज़्यादातर जो क्लिनिकली यूज़ होने वाली पेनिसिलिन है ना वो हमें पेनिसिलियम क्राइसोजेनम जो स्पेशी है उससे ही मिलती हैं। वो जो है डीप टैंक फर्मेंटेशन के प्रोसेस के थ्रू बनाई गई हैं इस जो है स्पेशी से। मोस्टली जो पेनिसिलिन क्लिनिकली यूज़ की जाती हैं। मेन साइड इफ़ेक्ट्स अगर हम देखें पेनिसिलिन के, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन सबसे ज़्यादा कॉमन है। इसकी वजह से ड्रग एलर्जी जो है ना पेनिसिलिन की वजह से इजीली हो जाती है। इसमें हमारे पास स्किन रैशेस, हाइव, स्वेलिंग, एनाफाइलेक्सिस या एलर्जिक शॉक वगैरह। इसके अलावा ज़्यादा सीरियस जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं या रिएक्शंस हैं वो इतने ज़्यादा कॉमन नहीं है। पेनिसिलिन क्लास के अंदर जो एंटीबायोटिक है ना वो सबसे ज़्यादा कॉमनली प्रिस्क्राइब होने वाली एंटीबायोटिक हैं, और इसमें जो है काफ़ी हमारे पास मेडिकेशंस हैं, लाइक पेनिसिलिन जी है, एमोक्सिसिलिन है, नेफिसिलिन, ऑक्सिसिलिन, डाइक्लोक्सिसिलिन, फ्लूक्लोक्सिसिलिन, एम्पिसिलिन, कार्बेनिसिलिन, टिकारसिलिन और पाइपरेसिलिन। मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन अगर हम पेनिसिलिन का देखें तो पहले हमें जो है ना बैक्टीरियल सेल वॉल की स्ट्रक्चर समझनी होगी। बैक्टीरिया के अंदर जो है एक एक्स्ट्रा लेयर होती है, जैसे आमतौर पे इंसानों में तो सिर्फ सेल मेम्ब्रेन तक है, मगर बैक्टीरिया के जो है ना सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक एक्स्ट्रा एडिशनल लेयर होती है जिसे हम बैक्टीरियल सेल वॉल कहते हैं। वो जो है ना सेल मेम्ब्रेन को एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है जो नॉर्मली सेल मेम्ब्रेन में नहीं होती। फिर सेल वॉल होने की वजह से ना सेल को एक स्ट्रेंथ मिल जाती है, क्योंकि सेल वॉल की जो है बहुत रिजिड स्ट्रक्चर है एज़ कम्पेयर टू सेल मेम्ब्रेन के। दोनों जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव सेल वॉल हैं उनके अंदर पेप्टाइडोग्लाइकेन मौजूद होता है, या जिसे हम म्यूरिन भी कहते हैं। पेप्टाइडोग्लाइकेन जो बैक्टीरियल सेल वॉल के अंदर मौजूद होता है ना वो बना हुआ होता है नेग एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, जो कि लिंक हुआ होता है नेम के साथ एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। पेनिसिलिन्स जो हैं वो बैक्टीरिसाइडल इन एक्शन है। बैक्टीरिसाइडल क्यों है? क्योंकि ये बैक्टीरिया को किल करते हैं, उनकी ग्रोथ को इनहिबिट नहीं करते। अब ये क्या करते हैं, ये जो है ना बैक्टीरियल सेल वॉल को जाके इनहिबिट करते हैं। क्या करेंगे, पेनिसिलिन जाएंगे, पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन जो साइट है वहाँ पे बाइंड होंगे, और उसके बाद जो ट्रांसपेप्टाइडेशन होनी थी ना, ये जो पेप्टाइड लिंकेज बनना था वो नहीं होने देंगे। ठीक है, पेनिसिलिन जो ग्राम नेगेटिव के अंदर पोर्स होते हैं बैक्टीरियल वाल के अंदर, वहाँ से इन होगी पेनिसिलिन। इन होने के बाद जो है ना वो पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन PBP जो होती है वहाँ पे जाके बाइंड हो जाएंगी, और वो जो है सेल मेम्ब्रेन पे जब उसके अंदर बाइंड हो जाएंगी तो पेनिसिलिन जैसे ही वहाँ बाइंड होगी तो वो जो है ना ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम को इनएक्टिवेट कर देगी। ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम जब इनएक्टिव हो जाएगा ना तो जो पेप्टाइडोग्लाइकेन्स थे हमारे पास नेम और नेग, वो जो है आपस में क्रॉस लिंकिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनकी ट्रांसपेप्टाइडेशन का प्रोसेस रुक गया। ये पेप्टाइड्स हमने ऑलरेडी डिस्कस किए कि उनसे मिलके जो है बनती हैं सेल वॉल। तो ये जब उनकी क्रॉस लिंकिंग नहीं होने देगी ना, अल्टीमेटली जो है सेल वॉल कोलैप्स कर जाएगी। फिर जो है उसकी वजह से बैक्टीरियल सेल जो है डाई कर जाएगा, सेल वॉल की वजह से लाइसिस हो जाएगी। सेल वॉल जब प्रॉपर स्ट्रक्चर मेंटेन नहीं कर पाएगी, इसी वजह से ये जो है हमारी बॉडी के दूसरे सेल्स को डिस्ट्रॉय नहीं करती, क्योंकि इंसानों की बॉडी में
सेल वाल मौजूद नहीं होता सेल मेम्ब्रेन तक है। तो जब ये सेल वाल पे काम करती हैं तो इंसानी जिस्म के अंदर जब सेल वाल है ही नहीं, तो इसलिए ये जो है हमारी बॉडी के दूसरे सेल्स को किल नहीं करती। रेजिस्टेंस के अगर हम मैकेनिज़्म देखें कि पेनिसिलिन के अगेंस्ट किस तरह से रेजिस्टेंस डेवलप हो सकती है, तो उसके हमारे पास 3 मैकेनिज़्म है। सबसे पहला मैकेनिज़्म के जो चैनल्स थे ना पोरेंस, वो क्लोज़ हो जाए। मेनली हमने कहा था कि ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया है उनके अंदर ये पोरेंस के थ्रू एंटर होती है पेनिसिलिन। जब वो पोर्स ही बंद हो जाएंगे तो पेनिसिलिन की एंट्री बंद हो जाएगी। पेनिसिलिन की एंट्री नहीं हो पाएगी तो वो अपनी टारगेट साइट तक नहीं पहुंचेगी और अपना एक्शन नहीं दिखा पाएगी। सबसे पहला हमारे पास ये, मगर ये जो है ना मेनली सिर्फ जो है ग्राम नेगेटिव वाले केस में, क्योंकि ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरियाज थे उनमें ही ये जो है पोरेंस के थ्रू इंटर हो रही होती है। इसके अलावा दूसरा मैकेनिज़्म क्या हो सकता है कि बैक्टीरिया जो है ना वो बीटा लैक्टेमेज एंजाइम प्रोड्यूस करना शुरू कर दें। बीटा लैक्टेमेज एंजाइम क्या होता है, अब नाम से देखें, बीटा लैक्टेमेज मतलब ऐसा एंजाइम जो बीटा लैक्टेम रिंग को तोड़ता हो। तो ये जो है ना एंजाइम बीटा लैक्टेम रिंग को तोड़ देगा तो पेनिसिलिन और सेफालोस्पोरिन्स जो हमारे पास एंटीबायोटिक्स हैं इनमें मेन है ही बीटा लैक्टेम रिंग। जब वो रिंग ही मेंटेन नहीं हो पाएगी बीटा लैक्टेम वाली, तो अल्टीमेटली वो जो है वहाँ पे अपनी जो बाइंडिंग साइट थी उसके साथ अटैच नहीं हो पाएंगे। पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स जो थे वहाँ पे जो है हमारी ड्रग बाइंड नहीं हो पाई क्योंकि उसकी रिंग ही टूट गई। तीसरा मैकेनिज़्म क्या हो सकता है कि वो जो पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स थी ना जहाँ पे ड्रग बाइंड हो रही थी उसमें म्यूटेशन कर लें, ठीक है। जब वो साइट ही चेंज हो जाएगी तो ड्रग आकर अटैच किससे होगी, ड्रग अटैच नहीं हो पाएगी तो अपना एक्शन नहीं दिखा पाएगी। तो ये हमारे पास जो है टोटल 3 तरह से रेजिस्टेंस हो सकती है। केमिस्ट्री और एसएआर जो है हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। बाकी क्लासिफिकेशन अगर हम देखें पेनिसिलिन की तो सबसे पहला नेचुरल पेनिसिलिन जी जो है हमारे पास नेचुरल पेनिसिलिन है जो डायरेक्टली पेनिसिलियम क्राइसोजेनियम की फर्मेंटेशन के प्रोसेस से हमें मिल रही होती है। नेचुरल पेनिसिलिन जी और वी जो है ना इनकी एक्टिविटी है अगेंस्ट नॉन बीटा लैक्टेमेज प्रोड्यूसिंग ग्राम पॉजिटिव कोकाई, मतलब ऐसे ग्राम पॉजिटिव कोकाई जो बीटा लैक्टेमेज एंजाइम प्रोड्यूस नहीं करते, जिसमें हमारे पास वेडियन स्ट्रेप्टोकोकाई आ गया, ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई आ गया, स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी आ गई। इसके अलावा एनाएरोबिक स्ट्रेप्टोकोकस वो भी जो है नॉन पेनिसिलिनेज प्रोड्यूसिंग स्ट्रेन्स जैसे स्टेफाइलोकोकस ऑरियस है या कोएगुलेज नेगेटिव स्टेफाइलोकोकस, इनके अगेंस्ट जो है नेचुरली पेनिसिलिन एक्टिव होते हैं। नेचुरल पेनिसिलिन जो है ना बीटा लैक्टेमेज प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं जो भी बीटा लैक्टेम एंजाइम प्रोड्यूस करते होंगे बीटा लैक्टेमेज, उनके अगेंस्ट ये जो है इनएक्टिव हैं, उनके अगेंस्ट ये काम नहीं कर सकते, वहाँ पे जो है ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसके अलावा पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन ये जो है ना इन्हें हम एंटी स्टेफाइलोकोकल पेनिसिलिन भी कहते हैं। इनमें आइसोऑक्साजोलाइल साइड चेन जो होती है ना उसकी वजह से इनकी बीटा लैक्टेम रिंग जो है वो बच जाती है। मतलब इसमें एक स्पेशल साइड चेन होती है, कौन सी साइड चेन होगी, आइसऑक्साजोलाइल। वो आइसऑक्साजोलाइल जो साइड चेन है ना वो इनको ब्रेक डाउन नहीं होने देती बीटा लैक्टेमेज या पेनिसिलिनेज जो एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं बैक्टीरिया, वो जब आके इन पे अटैक करना चाहेंगे ना एंजाइम तोड़ना चाहेंगे रिंग को, तो ये साइड चेन उसको टूटने से बचाती है। स्टेफाइलोकोकस स्पीशीज़ खास तौर पे जो है ना पेनिसिलिनेज प्रोड्यूस करते हैं रिंग को तोड़ने के लिए, तो ये साइड चेन जो है ना उससे बचा लेती है इन्हें। मिथिसिलिन सबसे पहले सिंथेसाइज होने वाला ड्रग था इस ग्रुप से, जो पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन है उसमें सबसे पहले सिंथेसाइज होने वाला हमारे पास मिथिसिलिन था। मगर अब जो है ना वो कॉमनली यूज़ नहीं होता क्योंकि उसमें जो है ना इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस कॉज कराने के बहुत ज़्यादा चांसेस थे, तो इसीलिए उसका जो है ना अब यूज़ इतना नहीं रहा और कमर्शियली यूएसए में अवेलेबल भी नहीं है इस वक्त। नेफिसिलिन और ऑक्सीसिलिन जो है वो पेरेंटली यूज़ की जाती हैं इस क्लास की ड्रग, जबकि डाइक्लोक्सिसिलिन जो है वो ओरल अवेलेबल है। इनकी एक्टिविटी अगर हम देखें पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट जो पेनिसिलिन है वो एक्टिव है अगेंस्ट स्टेफाइलोकोकस स्पीशीज़ जिसमें हमारे पास पेनिसिलिनेज प्रोड्यूसिंग स्ट्रेन्स भी आ जाती हैं। इसके अलावा जो हमारे पास स्ट्रेन्स है मिथिसिलिन रेजिस्टेंस मर्सा के या मर्सी के, वो भी जो है ना हो सकते हैं, उनके अगेंस्ट ये जो है ड्रग काम नहीं करेंगे क्योंकि मिथिसिलिन के अगेंस्ट अगर रेजिस्टेंस आ जाती है तो अल्टीमेटली ये वाली क्लास जो है वहाँ पे काम नहीं कर पाएगी। ये जो है ज़्यादातर हॉस्पिटल के अंदर या हॉस्पिटल वार्ड्स के अंदर इस तरह के रेजिस्टेंट स्ट्रेन मौजूद होते हैं। इसके अलावा जो पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन होंगी ना
उनके अगेंस्ट ये ऑर्गेनिज़म जो है वो सेंसिटिव नहीं है। मतलब मरसा मरसी जब हम देखें तो अगर उसको हम ट्रीट करना चाहें पेनिसिलिन रेजिस्टेंस पेनिसिलिन के साथ तो वो काम नहीं करेगी। नेक्स्ट क्लास है हमारे पास अमाइनो पेनिसिलिन। अमाइनो पेनिसिलिन का जो है ना इन्हांस्ड स्पेक्ट्रम है इन ड्रग का, इसीलिए इनकी एक्टिविटी जो है ग्राम नेगेटिव बेसिलाई जिसमें इन्फ्लुएंजा आ जाता है, ई कोलाई है, प्रोटियस मिराबिलस है, साल्मोनेला स्पेशीज़ और शिगेला स्पेशीज़ के अगेंस्ट भी ये एक्टिव है। प्रेजेंटली जो है ना ज़्यादातर जो ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज़म है वो रेजिस्टेंट है एम्पिसिलिन से। कॉम्बिनेशन अगर हम अमाइनो पेनिसिलिन का प्लस बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर जैसे क्लेवुलेनिक एसिड या साल्बेक्टम ऐड करें तो वो जो है ना एक यूज़फुल ट्रीटमेंट हो सकती है जो भी बीटा लैक्टमेज प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली खुद तो जो है ना एक्टिव नहीं होगी उन ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट जो बीटा लैक्टमेज एंजाइम प्रोड्यूस करते हो। तो इसीलिए हम इसका कॉम्बिनेशन अगर कर देते हैं बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स के साथ, जैसे हमारे पास साल्बेक्टम है, क्लेवुलेनिक एसिड वगैरह है, तो उसकी मौजूदगी में ये जो है इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट हो सकते हैं। नेक्स्ट क्लास है हमारे पास कार्बोक्सी पेनिसिलिन। इसमें जो है कार्बोक्सिल ग्रुप सब्स्टिट्यूशन होती है अमाइनो ग्रुप की जगह, तो उसकी वजह से इनकी जो है ज़्यादा ग्राम नेगेटिव स्पेक्ट्रम आ जाता है, ग्राम नेगेटिव के अगेंस्ट एक्टिविटी और ज़्यादा इनहांस हो जाती है जब अमाइनो ग्रुप को रिप्लेस कर दिया जाए कार्बोक्सिल ग्रुप से, इसीलिए इनका नाम है कार्बोक्सी पेनिसिलिन। जिसमें हमारे पास सिडोमोनास एरोजिनोसा आ जाता है, वो भी जो है उसके अगेंस्ट भी ये एक्टिव है। मेनली क्यों एक्टिव होते हैं, क्योंकि इनकी जो है ना बैक्टीरिया के अंदर पेनिट्रेशन इंक्रीज़ हो जाती है कार्बोक्सिल ग्रुप की वजह से। तो सेल वाल के अंदर जब पेनिट्रेशन इंक्रीज़ हो जाएगी अल्टीमेटली ये जाके जो है अपना इफेक्ट अच्छे से प्रोड्यूस कर सकते हैं। कार्बेनिसिलिन और टिकार्सिलिन जो है इस क्लास की 2 ड्रग्स है। क्लेप्सिला सिरेशिया स्पेशीज़ के अगेंस्ट अगर इनकी कवरेज देखें तो वो इतनी ज़्यादा प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हम, वो लेस प्रेडिक्टेबल है। और उसके अलावा जैसे एम्पिसिलिन जो है वो एक्टिव है अगेंस्ट एंट्रोकोकस, तो ये कंपाउंड जो है ये इनकी एक्टिविटी अगेंस्ट एंट्रोकोकस इतनी ज़्यादा नहीं है एज़ कम्पेयर टू एम्पिसिलिन के। ये एजेंट्स जो हैं वो इफ़ेक्टिव नहीं है बीटा लैक्टमेज प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट भी। मतलब जो भी बीटा लैक्टमेज एंजाइम प्रोड्यूस करते होंगे वो इसकी जो है रिंग तोड़ देते हैं, तो अल्टीमेटली ये जो है अपना इफेक्ट नहीं प्रोड्यूस कर पाते अनटिल एंड अनलेस हम इनको कंबाइन ना करें बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स के साथ, जैसे जो है क्लेवुलेनिक एसिड वगैरह हैं वो ऐड कर दी जाए। नेक्स्ट हमारे पास क्लास है यूरिडो पेनिसिलिन और पाइपरजीन पेनिसिलिन। ग्राम नेगेटिव कवरेज को इंक्रीज़ करने के लिए पर्टिकुलरली जो सीडोमोनास एरोजिनोसा के अगेंस्ट कवरेज इंक्रीज़ करनी है, एक यूरिडो ग्रुप की जो है ना एडिशन की जाती है पेनिसिलिन की स्ट्रक्चर में, तो उससे जो है हमें एजलोसिलिन या मिजलोसिलिन नए कंपाउंड्स मिल जाते हैं। यूरिडो ग्रुप प्लस जो है पाइपरजीन साइड चेन जो है ना जब भी ऐड की जाती है तो उससे हमें मिलता है पाइपरसिलिन। ग्राम नेगेटिव कवरेज देखें इस क्लास की पेनिसिलिन की, ये तो वो जो है ना कार्बोक्सी पेनिसिलिन वाली सबकी सबको कवर करेगा, और उसके साथ साथ इसमें एक्स्ट्रा कवरेज अब कौन कौन सी आ जाती है, क्लेप्सिला सिरेशिया या एंट्रोबैक्टर एंट्रोकोकस, और साथ साथ जो है एनारोबिक के अगेंस्ट भी इंक्रीज कवरेज होगी। मतलब प्रीवियसली हमने देखा था कि कार्बोक्सी पेनिसिलिन जो है ना वो क्लेप्सिला और सिरेशिया एंट्रोबैक्टर वगैरह के अगेंस्ट इतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं थे, तो ये जो है उनके अगेंस्ट भी अच्छी कवरेज हमें प्रोवाइड करते हैं, और साथ साथ एनारोबिक जो बैक्टीरिया हैं उनके अगेंस्ट भी इनकी कवरेज अच्छी है। जैसे कार्बोक्सी पेनिसिलिन ड्रग्स थी, हमने कहा कि वो जो है बीटा लैक्टमेज एंजाइम्स के अगेंस्ट, जो भी बीटा लैक्टमेज एंजाइम प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया होंगे उनके अगेंस्ट इतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। तो ये भी सेम है कि जब तक इनको जो है कंबाइन ना किया जाए बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स के साथ, तो ये जो है इतनी इफेक्टिव नहीं होती उन बैक्टीरियाज के अगेंस्ट जो बीटा लैक्टमेज एंजाइम प्रोड्यूस करते हो। एग्जांपल हमारे पास है पाइपरसिलिन प्लस टेजोबैक्टम, हम कॉम्बिनेशन देते हैं पाइपरसिलिन का टेजोबैक्टम के साथ, ताकि जो है बीटा लैक्टमेज एंजाइम को इनहिबिट किया जा सके और जो है रिंग को बचाया जा सके। क्लासिफिकेशन अगर हम देखें पेनिसिलिन की तो मुख्तलिफ बेसिस पे क्लासीफाई किया गया है इनको। सबसे पहला सोर्स की बेसिस पे, सोर्स में हमारे पास 2 आ जाते हैं, नेचुरल और सेमी सिंथेटिक। नेचुरल में हमारे पास है पेनिसिलिन जी और पेनिसिलिन वी, जबकि सेमी सिंथेटिक में हमारे पास है ऑक्सीसिलिन, क्लॉक्सिसिलिन, डाइक्लॉक्सिसिलिन, मिथिसिलिन, नेफिसिलिन, एम्पिसिलिन, एमोक्सिसिलिन, कार्बेनिसिलिन, पाइपरसिलिन। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बेसिस पे अगर हम देखें फिर से 2 इनको क्लासीफाई किया गया है, ओरल और
जो है पेरेंटल। ओरल में हमारे पास आ जाते हैं एम्पिसिलिन, एमॉक्सिसिलिन, पेनिसिलिन वी, ऑक्सिसिलिन, क्लॉक्सासिलिन, डाइक्लॉक्सासिलिन। पेरेंट्रल में हमारे पास आ जाती हैं पेनिसिलिन जी, मिथिसिलिन, नेफिसिलिन, कार्बेनिसिलिन, पाइप्रेसिलिन, टिकारसिलिन। इसके अलावा स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी की बेसिस पे देखें कि कितने जो है ये माइक्रोब्स को कौन से को कवर कर सकते हैं, उसकी बेसिस पे। अब नैरो स्पेक्ट्रम में हमारे पास मेथिसिलिन है, ऑक्सिसिलिन है, नेफिसिलिन है या डाइक्लॉक्सिसिलिन है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम में हमारे पास आ जाती हैं एम्पिसिलिन और एमॉक्सिसिलिन। इंटरमीडिएट स्पेक्ट्रम में हमारे पास है पेनिसिलिन जी और पेनिसिलिन वी, जो नेचुरल हमारे पास एंटीबायोटिक्स थी। एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम में हमारे पास कार्बेनिसिलिन, टिकारसिलिन, पाइप्रेसिलिन या मेजलोसिलिन। इसके अलावा रेजिस्टेंस टू एंजाइम की बेसिस पे भी इनको डिवाइड किया गया है, मतलब ऐसी ड्रग्स जो बीटा लैक्टामेज एंजाइम के अगेंस्ट रेजिस्टेंस है या जो बीटा लैक्टामेज एंजाइम के अगेंस्ट रेजिस्टेंस नहीं है। अब पहली जो रेजिस्टेंस है बीटा लैक्टामेज एंजाइम के अगेंस्ट, उसमें हमारे पास आ जाती है मेथिसिलिन, नेफिसिलिन, ऑक्सिसिलिन, क्लॉक्सासिलिन या डाइक्लॉक्सासिलिन। नॉन रेजिस्टेंस जो है हमारे पास, उसमें हमारे पास आ जाती है पेनिसिलिन जी, पेनिसिलिन वी, एम्पिसिलिन, एमॉक्सिसिलिन और कार्बेनिसिलिन। लास्ट जो है रेजिस्टेंट टू एसिड्स, मतलब एसिड के अगेंस्ट कौन सी ड्रग रेजिस्टेंस है और कौन सी ड्रग जो है एसिड के अगेंस्ट रेजिस्टेंस नहीं है, या सिंपली एसिड में स्टेबल और अनस्टेबल कौन सी ड्रग्स हैं। क्योंकि हमारा जीआई का जो एनवायरनमेंट है वो एसिडिक होता है, तो उसकी बेसिस पे भी जो इनको दो क्लासेस में रखा गया है। एसिड स्टेबल हमारे पास आ जाती है पेनिसिलिन वी, एम्पिसिलिन, एमॉक्सिसिलिन, ऑक्सिसिलिन, क्लॉक्सासिलिन, डाइक्लॉक्सासिलिन। जबकि एसिड अनस्टेबल में हमारे पास पेनिसिलिन जी है, मेथिसिलिन है, नेफिसिलिन है, कार्बेनिसिलिन है, पाइप्रेसिलिन या टिकारसिलिन। थेराप्यूटिक यूजेस अगर हम देखें पेनिसिलिन के, तो ये जो है न्यूमोकोकल इन्फेक्शंस के अगेंस्ट इफेक्टिव है, जैसे न्यूमोकोकल मेनिंजाइटिस हो गया या न्यूमोकोकल नमूनिया हो गया। स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन, जो स्ट्रेप्टोकोकल फेरेंजाइटिस है जिसमें स्कारलेट फीवर भी आ जाता है, उसके अगेंस्ट जो है इसको यूज़ किया जाता है। इसके अलावा स्ट्रेप्टोकोकल नमूनी आर्थराइटिस, मेनिंजाइटिस, एंडोकार्डाइटिस में यूज़ किया जा सकता है। स्टेफाइलोकोकल इन्फेक्शंस में यूज़ किया जा सकता है। मेनिंजोकोकल इन्फेक्शंस, गोनोकोकल इन्फेक्शंस में यूज़ किया जा सकता है। साइफिलिस, डिफ्थेरिया, एंथ्रेक्स और उसके अलावा क्लॉस्ट्रीडिया इन्फेक्शन। सर्जिकल प्रोसीजर्स, जो भी वेल्वुलर हार्ट डिजीज़ के पेशेंट्स होते हैं उनमें जब सर्जरी की जा रही होती है उसके में भी जो है यूज़ किया जा सकता है। एंटीबायोटिक्स जो होते हैं ना वो वायरल इन्फेक्शंस के लिए नहीं होते। हमारे यहाँ एक कॉमन मिथ है कि किसी को कोई थोड़ा वायरल इन्फेक्शन हुआ, फ़ौरन उसके लिए जो है एंटीबायोटिक्स यूज़ करना स्टार्ट कर देते। थोड़ी एलर्जी हुई, स्नीजिंग स्टार्ट हुई, फ़ौरन एंटीबायोटिक एजिथ्रो ले आओ, ये ले आओ। तो एंटीबायोटिक्स जो है वो वायरल इन्फेक्शंस के अगेंस्ट नहीं काम करते। कोल्ड, फ्लू वगैरह हो गया या इस तरह के जो वायरल इन्फेक्शन है वो खुद ही जो है ऑटोमेटिक ट्रीट हो जाते हैं। उनके लिए सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट्स यूज़ की जाए, एंटी एलर्जिक वगैरह एंटीबायोटिक्स जो है वो यूज़ नहीं किए जाए। रीज़न्स या क्वेश्चन, सबसे पहला कि पेनिसिलिन वी जो है वो सिंथेटिक पेनिसिलिन है, मगर उसे हम नेचुरल पेनिसिलिन में क्यों कंसीडर कर रहे हैं। पेनिसिलिन वी जो है ना वो पेनिसिलिन जी का ही डेरिवेटिव है। तो पहली बात तो ये पेनिसिलिन जी का डेरिवेटिव है। दूसरा, इसकी जो है ना स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी जो है ना वो सिमिलर है एज जो है पेनिसिलिन जी, तो इसीलिए जो है इसे नेचुरल पेनिसिलिन के तौर पे कंसीडर किया गया है। सेकेंड क्वेश्चन के नेचुरल पेनिसिलिन जो है वो हम गोनोरिया की ट्रीटमेंट में क्यों नहीं यूज़ कर सकते। स्टेफाइलोकोकल इन्फेक्शन की तरह जो नेचुरल पेनिसिलिन जो है ना वो गोनोरिया के लिए भी यूज़ नहीं करने चाहिए, क्योंकि जो गोनोरिया का ऑर्गेनिज्म है ना वो इन पेनिसिलिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंट डेवलप करने का पोटेंशियल है, या ऑलरेडी जो है वो रेजिस्ट हो चुके हैं। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि ट्रीटमेंट फेलियर होगा, पेशेंट को नुकसान होगा जब ट्रीटमेंट फेलियर होगा, और जो है उसकी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकती हैं। तो इसलिए जो है गोनोरिया के अगेंस्ट ये नेचुरल पेनिसिलिन्स यूज़ नहीं करने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि मिथिसिलिन को यूज़ क्यों नहीं किया जाता। मिथिसिलिन जो है, हालांकि सबसे पहले जो हमें सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन एज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन मिला था वो है, मगर इसको जो है मार्केट से विड्रॉ कर लिया गया और यूएस के अंदर भी ये कमर्शियली अब अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये जो है इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस कॉज करा सकती है, तो इसीलिए जो है इसका यूज़ लिमिट कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि क्लेवुलानिक एसिड और सल्बेक्टम कौन सी हमारे पास एंटीबायोटिक हैं। क्लेवुलानिक एसिड और साल्बेक्टम जो है ना वो बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स में आती हैं। बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स क्या करेंगी कि जितनी भी हमारी पेनिसिलिन्स या सेफालोस्पोरिन इस तरह की ड्रग है
उनकी रिंग को टूटने से बचाती है। फॉर एग्जांपल एमॉक्सिसिलिन है, उसके साथ हम क्लेवुलेनिक एसिड कंबाइन करके देते हैं, तो क्लेवुलेनिक एसिड जो है ना वो एमॉक्सिसिलिन को टूटने से बचाती है, क्योंकि बैक्टीरिया ऐसे एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं जिनकी वजह से एमॉक्सिसिलिन टूट सकती है, तो उसको टूटने से बचाने के लिए हम जो है क्लेवुलेनिक एसिड ऐड करते हैं। तो इस तरह से जो ये बीटा लैक्टेमेज इनहिबिटर्स है ना, ये हमारी ड्रग को बचा रहे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि नेग और नेम जो पेप्टाइडोग्लाइकन है वो एक दूसरे से डिफरेंट क्यों है। मेन अगर हम डिफरेंस देखें एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन और एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड के अंदर, तो एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन में जो है ना पेंटापेप्टाइड उसके साथ अटैच नहीं होता, जबकि एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड नेम जो है उसके साथ पेंटापेप्टाइड अटैच होता है। तो इसीलिए वो जो दोनों जो है अपना स्ट्रक्चरली डिफरेंट है, इसीलिए पेप्टाइडोग्लाइकन जो है वो यूनिक होते हैं बैक्टीरिया के अंदर। और ये जो है हमारे पास नेम और नेक जो है बैक्टीरियल सेल वॉल का मेन कंपोनेंट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि एंटीबायोटिक्स को नैरो, ब्रॉड और एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स के अंदर क्यों डिवाइड किया गया है। अब इनका मतलब क्या होता है कि नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स जो होंगे ना वो सिर्फ एक क्लास को या बहुत लिमिटेड जो स्पेशीज़ होंगी ना बैक्टीरिया या माइक्रोब की, सिर्फ उनको किल कर रहे होंगे, जबकि ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स जो होंगे ना वो एक वाइड रेंज माइक्रोब्स की कवर कर रहे होंगे। मतलब जो नैरो वाला था उसके कंपैरिजन में वो जो है ज़्यादा माइक्रोब्स को कवर करेंगे, जबकि एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स जो है ना वो अब उससे भी ज़्यादा एक्सटेंडेड होगा। वो मतलब ग्राम पॉजिटिव को भी कवर कर रहा होगा, ग्राम नेगेटिव को भी कर रहा होगा, फर्दर हो सकता है कुछ एनाएरोब्स को भी कवर कर ले, तो इस तरह से उसका स्पेक्ट्रम और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। बहुत शुक्रिया वीडियो लेक्चर को देखने का। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम पेनिसिलिन की केमिस्ट्री और SAR डिस्कस करेंगे।